तो राजस्थान में शनिवार को मंत्रिपरिषद ने अपनी शपथ ग्रहण ले ली और इस मंत्रिपरिषद ने जब शपथ ग्रहण ली तो एक नया दृश्य सामने आया। कुल 22 मंत्रियों ने शपथ ली। 2 मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल के पैर छुए और बाकी सब ने अभिवादन किया और कुल 22 मंत्रियों ने शपथ ली। इससे पहले के कुछ अगर दशक की बात करें तो भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे के शपथ ग्रहण के अंदर 90% मुख्यमंत्री के पैर छूते थे और पिछली बार डोटासरा ने भी जब गहलोत के पैर छुए तो उसके कई मायने निकालते हैं। मतलब ये कि अगर मान लो मुख्यमंत्री के पैर अगर कोई छूता है या ऐसा कुछ होता है तो राजनीति के अंदर अक्सर जो छोटी छोटी बातें होती हैं इनके कई मायने निकाले जाते हैं। खैर, सवाल पैर छूने का नहीं है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, कोई छुए कोई नहीं छुए, कोई झुक के नमस्ते करे, लेकिन जो राजनीति चलती है दरअसल पूरी इशारों में चलती है और ये पूरे मायने पे टिकी हुई होती है कि कौन कितना झुकता है और कौन कितना रुकता है। कहते हैं कि इससे जो पावर सेंटर की जो महिमा है वो झलकती है, लेकिन एक स्पष्ट तथ्य है कि राजस्थान में सिर्फ सरकार ही नहीं बदली, राजनेताओं की पूरी पीढ़ी बदलने जा रही है। भजनलाल खुद पहली बार के जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं और उनकी टीम के अंदर 22 मंत्री में से 17 ऐसे हैं जो नए चेहरे हैं। दोनों डिप्टी सीएम में से भी दोनों दूसरी बार विधायक बने हैं। तो एक बात साफ है कि जिन नामों की चर्चाएं थी, जिन नामों की कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि ये मंत्रिमंडल के अंदर होंगे, ये मंत्रिमंडल के अंदर नहीं होंगे, उन सारी चर्चाओं पे विराम लग गया और जिनकी नाम की चर्चा थी वो कहीं नज़र नहीं आए। और कहीं ना कहीं आलाकमान ने ये मैसेज दे दिया कि भाजपा में तपे तपाए और हार्ड कोर जो चेहरे हैं उनको वो बाहर निकाल रही है। ध्रुवीकरण जहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ, वहाँ के जो चेहरे चर्चित चेहरे रहे, बाबा बालकनाथ हो, चाहे प्रतापपुरी हो, चाहे बाल मुकुंद आचार्य हो, ये मंत्री परिषद में कहीं नहीं दिखे और इससे कुछ की पीड़ा तो साफ तौर पर दिखने भी लग गई कि उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। जो जितने भी मंत्री बनाए गए कहीं ना कहीं ये सभी जातियों को साथ लेने की एक रणनीति है। किसी समाज में अगर 1-2 विधायक चुनाव जीतते हैं तो उनमें से एक को मंत्री बनाया गया। पटेल, विश्नोई, जाट, सिख, देवासी, कुमावत, रावत, धाकड़, गुर्जर और माली समाज इसके ये उदाहरण हैं। हालांकि जाट समाज में सबसे ज़्यादा मंत्री बनाए गए हैं, 4 मंत्री बनाए गए हैं। किसान आंदोलन और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर ऐसा हुआ है। हालांकि भाजपा के जो कोर वोट बैंक में शामिल वैश्य समुदाय है, इस बार ज़्यादा उनको महत्व नहीं मिल पाया और कुछ और जो जातियां हैं वो भी छूट गई। यादव कोर वोटर है लेकिन एक भी मंत्री यादव से नहीं मिल पाया। और चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहे थे बाबा बालकनाथ, प्रतापपुरी और बाल मुकुंद आचार्य, इनमें से 2 को मंत्री बनाने के मतलब कयास लगाए जा रहे थे। शुरू से ये कहा जा रहा था कि इनमें से 2 तो बनेंगे, जिसमें बाबा बालकनाथ का नाम भी था और जो प्रतापपुरी है उनका नाम भी था, बाल मुकुंद का नाम भी था। लेकिन क्योंकि बाबा बालकनाथ सांसद से विधायक बने, बाबा बालकनाथ थे तो वो सीएम की रेस में भी थे लेकिन सीएम नहीं बने। प्रतापपुरी भी मंत्री बनने की उम्मीद थी उन्हें, उम्मीद से वो जयपुर में थे और दोनों को काफ़ी निराशा हुई। उधर 5 साल तक मुद्दों के आधार पर उग्र रहे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और मदन दिलावर, उनको केंद्रीय मंत्री जरूर बने, उसमें वो सफल रहे। अब श्री किरणपुर में 5 जनवरी को चुनाव होने वाले हैं तो यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी जो सुरेंद्र पाल टीटी हैं उनको भी मंत्री बना दिया और इस तरीके से मतलब एक तरीके से पार्टी ने चौंका दिया उनको मंत्री बनाकर कि राजस्थान में पहला ऐसा मामला है जब चुनाव के चलते बीच में किसी को मंत्री बना दिया गया। बताया जाता है कि सरकार को इसको लेकर चुनाव आयोग से जब पूछा तब जवाब ये मिला कि ये नैतिक तौर पर तो गलत है लेकिन कानूनी तौर पर सही है। और फिर नैतिकता राजनीति में देखता कौन है। तो ऐसे में भजनलाल
ने कानून का रास्ता चुना, नैतिकता का रास्ता नहीं चुना। हालांकि ये तय है कि मतदाता इससे जरूर प्रभावित होंगे। टीटी पहले भी मंत्री रह चुके हैं, अब इनको बिना विधायक बने मंत्री बनाया गया है। ऐसे में जनता में ये मैसेज जाएगा कि अगर टीटी चुनाव जीत जाते हैं तो ये मंत्री का इलाका रहेगा और इससे भाजपा को सीधा फायदा होगा। कानून में वैसे भी मंत्री बनाने की मनाही नहीं है। कुछ राजनीतिक जानकार ये भी बताते हैं कि भाजपा की चौंकाने वाली स्टाइल है। शपथ ग्रहण के दौरान नारे भी लगे थे, मोदी है तो मुमकिन है। अब ये देखा जा रहा है इस पूरे मंत्रिमंडल को लेकर के आखिर काफ़ी कुछ सवाल भी उठे हैं, कुछ सुलझे सवाल है, जिसके अंदर सबसे बड़ा सवाल है कि भाजपा सरकार के लिए आखिर क्या क्या चुनौतियां होने वाली है। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 25 चेहरे हैं। सरकार यही लोग चलाएंगे। इनमें मुख्यमंत्री खुद नए हैं, इसके अलावा 19 लोगों के पास भी पहले से ज़्यादा अनुभव नहीं है। पहले तो ये होता था कि जो अनुभवी होते थे उन्हें मंत्री बनाया जाता था, लेकिन अभी एक तरीके से पूरी की पूरी जो ये है 2-3 मंत्रियों को छोड़ दें तो ये पूरी टीम नहीं है। ऐसे में भजनलाल के सामने सरकार के अंदर कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन विपक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में रहेगा। सदन में नए चेहरे कैसा प्रदर्शन कर पाएंगे ये देखना होगा। और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। भाजपा के अंदर खाने के अंदर भी काफ़ी विरोध है, क्योंकि बाबा बालकनाथ की छवि से समझा जा सकता है कि वसुंधरा खेमा लगभग नाराज है। हालांकि फिलहाल हाई कमान के डर से चुप है, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो वसुंधरा खेमा पूरा के पूरा वसुंधरा के साथ में पूरा के पूरा नाराज है। असल में विपक्ष से बड़ी चुनौती भाजपा के लिए फिलहाल खुद भाजपा है। भजनलाल सरकार की विफलता पर विपक्ष से ज़्यादा नज़र भाजपा की ही है। अब भजनलाल कितनी सूझबूझ से इन सब को लेकर चलते हैं और ये कैसा बिठाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजस्थान में भजनलाल कैबिनेट के सिलेक्शन में आला कमान के अलावा अगर बात करें तो यहाँ 3 नेता अपने समर्थकों को शामिल करवा पाए। इसमें सबसे ज़्यादा जो संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की चली, इसके बाद में डिप्टी सीएम दिया कुमारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इनकी चली। संघ के चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए चंद्रशेखर ने समन्वय की भूमिका अदा की और झाबर सिंह खर्रा, संजय शर्मा, बाबूलाल खराड़ी जैसे चेहरों को मंत्रिमंडल के अंदर मौका दिया। दिया कुमारी अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र राजसमंद से अविनाश गहलोत को उन्होंने शामिल करवा लिया। अविनाश पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक दिया कुमारी के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में नजर आते रहे हैं। इसके अलावा सतीश पूनिया के जो समर्थक सुमित गोदारा थे, जिन्होंने पद की शपथ लेने के बाद में पूनिया के पैर भी छुए। राजेंद्र राठौड़ ने बाबूलाल खराड़ी की पैरवी की थी। अब जो दावेदार थे उन्हें मंत्री नहीं बनाने के पीछे आखिर क्या कारण रहे, तो इसका जो मुख्य कारण माने जा रहे हैं वो 3 मुख्य कारण माने जा रहे हैं। सबसे पहला, वसुंधरा गुट के मंत्रिमंडल वसुंधरा गुट के जो भी विधायक थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करके आला कमान ने सीधा सा मैसेज दिया है कि पार्टी बड़ी है, कोई व्यक्ति नहीं। कई विधायक अनुभवी थे और पहली बार मंत्री रह चुके थे, जिन लिहाजा उनकी जगह नए को मौका दिया, उनको मौका नहीं दिया। और दूसरा एक ये कि हिंदुत्व की छवि वाले जो नेता थे, बाबा बालकनाथ, प्रतापपुरी को मंत्री बनाने के कयास थे, लेकिन उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं करके मैसेज देने की कोशिश की है कि भाजपा अब इन नेताओं से दूरी बना रही है। मंत्रिमंडल में जातिगत संतुलन और इलाके के अनुसार बैलेंस बनाने की कोशिश की गई और यही वजह है कि कई दिग्गज इस फार्मूले के अंदर फिट नहीं बैठे और ये नया मंत्रिमंडल का चेहरा पूरा के पूरा सामने आया। और वसुंधरा राजे के जो समर्थक थे वो बिल्कुल साफ है। और अब सवाल ये है कि भविष्य क्या है, क्योंकि वसुंधरा राजे के जितने भी समर्थक वसुंधरा राजे चाहती थी कि इनको मंत्री बनाया जाए, लेकिन आला कमान ने उनको एक तरीके से पूरी तरीके से नकार दिया। एक तरीके से वसुंधरा राजे की जो पूरी टीम थी उसको पूरी तरीके से नकार दिया। इस कैबिनेट में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर झटका वो लगा है तो वो पूर्व सीएम और 20 साल से भाजपा का चेहरा रही वसुंधरा राजे को लगा है। उनके खेमे के माने जाने वाले काली चरण शराफ, श्रीचंद कपलानी जैसे एक भी समर्थक को भजनलाल कैबिनेट के अंदर नहीं रखा गया। गजेंद्र सिंह खीमसर को जरूर इस टीम के अंदर जगह मिली है, लेकिन वो आला कमान के खाते से मंत्री बने हैं। उन्होंने राजे से दूरी बना ली थी।
और ये भी साफ हो गया कि चंद महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर राजस्थान की 25 सीटों पर खड़े होने वाले प्रत्याशियों को लेकर राज्य से अब राय नहीं ली जाएगी। लोकसभा चुनाव जब हुए थे 2014 के और उसके बाद में 2019 के, तो उस वक्त राज्य से रायशुमारी जरूर की गई थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव से पहले राजे की को थोड़ी बहुत तवज्जो दी थी, इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। ये सबके सामने है। बहुमत आने के बाद में जो पहले जो तवज्जो दी थी उतनी भी अब कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। मतलब ये कि साफ हो गया है कि राजस्थान की राजनीति में राज्य की भूमिका अब खास नहीं रहने वाली है। हो सकता है कि आला कमान राज्य को लोकसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी उतारे और केंद्र की तरफ रुख करवा दिया जाए। भजनलाल कैबिनेट को मोटे तौर पर अगर देखें तो आम तौर पर जातिगत समीकरणों को संतुष्ट करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन जाट समाज पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जाट समाज से 4 मंत्री कैबिनेट में शामिल हैं। फिर भी राजभवन के बाहर शपथ के बाद में जाट समाज के कुछ लोगों की नाराजगी भरे उन्होंने नारे भी लगाए। जाट समाज की नाराजगी ये कि अजय सिंह किलक, भेराराम जैसे सीनियर लीडर को नज़रअंदाज किया गया। किलक के मंत्री बनने की काफ़ी संभावनाएं भी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कुल मिला के एक तरीके से आला कमान ने इस मंत्रिमंडल, पहले मुख्यमंत्री का चुनाव करके और उसके बाद में मंत्रिमंडल का ये चुनाव करके बिल्कुल ये साफ कर दिया है कि अब अगर मान लो राजनीति चलेगी राजस्थान की, तो राजस्थान की राजनीति जयपुर से नहीं बल्कि दिल्ली से चलेगी।